तो आज हाइड्रोजन की सीरीज़ का, हाइड्रोजन का जो चैप्टर चल रहा है फर्स्ट ईयर्स के लिए, उसकी सीरीज़ का हम 4th पार्ट देखेंगे और इसके अंतर्गत हम आज हाइड्रोजन गैस बनाने की प्रयोगशाला विधि, लेबोरेटरी मेथड देखेंगे, कैसे लैब में या प्रयोगशाला स्तर पर हाइड्रोजन गैस बनाई जाती है। ठीक है, तो इसका पहले सिद्धांत देखो, लैब में H2 गैस बनाई कैसे जाए। H2 गैस आप जानते हैं कि ये सबसे हल्की गैस है, सबसे हल्की गैस है और इसके साथ बड़ी समस्या है कि ये स्वतः ज्वलनशील होती है, मतलब खुद जल जाती है, जलने में सहायता नहीं करती। तो प्रिकॉशन बहुत ज़्यादा चाहिए होता है यहाँ पर। तो थ्योरी क्या कहती है इसकी, दानेदार जिंक ले लीजिए, दानेदार जिंक, ग्रेनुलेटेड जिंक ले लीजिए और उसकी क्रिया करा दीजिए तनु H2SO4 के साथ। दानेदार जिंक की क्रिया करा दीजिए तनु H2SO4 से, तो मिल जाएगा जिंक सल्फेट और प्लस यहाँ से जो गैस लिबरेट होगी वो होगी हाइड्रोजन गैस। ठीक, तो दानेदार जिंक पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया अगर करा दी जाए, ये बेटा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल है, तो उससे हमें जिंक सल्फेट के साथ हाइड्रोजन गैस एज अ बबल्स फॉर्म में मिल जाएगा। अब ये बेसिक थ्योरी है, इसका सिद्धांत देखो या इसकी विधि देखो। ये तो थ्योरी थी, अब विधि देखो कैसे बनाएंगे हम लैब में। तो इसका स्कीमेटिक डायग्राम हमने ड्रॉ कर रखा है। ये है वुल्फ बॉटल, वुल्फ बॉटल, ये सब कांच के बने, सारे के सारे उपकरण जो है वो कांच के हैं। ये वुल्फ बॉटल है और इस वुल्फ बॉटल में दो ओपनिंग हेड है, दो ओपनिंग हेड है, एक दोनों में कॉर्क लगा हुआ है, एक के अंदर हमने थिसिल कीप लगा दिया है, थिसिल कीप या ड्रॉपिंग फनल, जिससे हम तनु H2SO4 भरेंगे, और दूसरे के अंदर हमने निकास नली लगा रखी है। तो सबसे पहले इस उल्फ बॉटल में हम जो ग्रेनुलेटेड जिंक है, दानेदार फ्रेश जिंक जो है उसको रख देंगे और उसके बाद थिसिल कीप लगा करके ये कॉर्क से इसको टाइट कर दिया, ये कॉर्क है, इससे कॉर्क को टाइट कर दिया और इसको भी थिसिल कीप का जो सिरा है वो नीचे की तरफ रहेगा, नीचे की तरफ जो निकास नली है उसको एक सिरे को हमने वुल्फ बॉटल से कनेक्ट कर दिया और दूसरे सिरे को एक गैस जार से कनेक्ट कर दिया। और गैस जार जो है ये इतना हिस्सा बाहर निकल जाएगा। ये गैस जार जो है एक पॉट में रखा हुआ है जिसमें हम पानी भरेंगे। ठीक है, ये पानी भर देंगे और गैस जार को ऊपर हम लगा देंगे इस नली के साथ और पानी भर देंगे। यहाँ तक पानी भर दिया हमने। अब क्या होगा, ये जो कॉर्क है और ये कॉर्क और यहाँ जो कनेक्शंस है ये सब एयर टाइट होने चाहिए। इसके लिए हम ग्लिसरीन या ग्रीस का इस्तेमाल कर लेते हैं या जो वैसलीन होती है उसका इस्तेमाल कर लेते हैं। तो उसकी बाउंड्री के चारों तरफ लगा देने से, ग्रीस लगा देने से वो जो कॉर्क है वो एयर टाइट भी हो जाता है और साथ में अगर आप निकालना चाहें बाहर तो बाहर आप निकाल भी सकते हैं। तो इन कॉर्क को हमने एयर टाइट कर रखा है, थिसिल कीप लगा दिया, सारा उपकरण जब वायुरोधी हो गया और सेटअप तैयार हो जाए फिर हम तनु H2SO4 धीरे धीरे मिलाएंगे और इस तरह से मिलाएंगे कि जिससे थिसिल कीप का निचला सिरा जो है वो H2SO4 में डूब जाए, थिसिल कीप का निचला सिरा H2SO4 में डूब जाए। जो निकास नली है उसका ये वाला सिरा जो कनेक्टेड है इस वुल्फ बॉटल से वो ऊपर की तरफ रहना चाहिए, ये सिरा नीचे डूबा होना चाहिए, अन्यथा जो गैस निकलेगी, जो गैस जिंक प्लस H2SO4 की क्रिया से बनेगा वो गैस इस थिसिल कीप के निचले सिरे से भी ऊपर की तरफ जाएगी। तो इससे बेहतर है कि इसके सिरे को नीचे डुबो के रखिए। जो निकलने वाली गैस है वो उस डिलीवरी ट्यूब, निकास नली से निकलते हुए जाएगी और इसे गैस जार में हम एकत्रित करेंगे। अब हम पानी में क्यों एकत्रित कर रहे हैं, तो बताया हमने अभी आपको कि जो H2 गैस है वो अत्यंत ज्वलनशील गैस है, जलने में सहायता नहीं करती लेकिन खुद जल जाती है। तो अब हमने क्या किया कि उसको पानी में अवशोषित करा रहे। तो इससे दो फायदे हैं, एक तो पानी में H2 गैस अविलेय होता है, अर्थात H2 गैस जो है वो जल में घुलता नहीं है। दूसरा, H2 गैस हल्का होता है, H2 गैस हल्का होता है, इसीलिए इसे हम जल के अधोमुखी विस्थापन द्वारा गैस जार में एकत्रित कर लेते हैं। ये जल का अधोमुखी, जल नीचे है वायु ऊपर, जल नीचे वायु ऊपर, इसीलिए बोलते हैं इसको जल का अधोमुखी विस्थापन, इसको बोलते हैं बेटा जल का अधोमुखी विस्थापन। ठीक है, तो यहाँ पर प्रोसेस क्या हुई है, जो वुल्फ बॉटल है उस वुल्फ बॉटल में हमने जिंक, दानेदार जिंक रखे और सारा उपकरण एयर टाइट करने के बाद तनु H2SO4 मिलाया है, जिससे ये अपक्रिया होगी ZnSO4 प्लस H2। अब जो H2 जो गैस निकली है ये गैस, ये है वायु से हल्की, वायु से हल्की है, जल से भी हल्की है, ठीक, और जल में अविलेय है, जल में अविलेय मतलब घुलती नहीं है। तो ये इन कारणों से हम उसे जल के अधोमुखी विस्थापन
डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट, जल के अधोमुखी विस्थापन द्वारा गैस जार में एकत्रित कर लेते हैं और यहाँ से हम जो गैस प्राप्त करते हैं उसे दूसरे सेंटर में भर लेते हैं। क्लियर? तो ये एक सिंपल मेथड है H2 गैस बनाने की विधि के लिए। अब इसके कुछ प्रिकॉशंस हैं, कुछ कॉशंस हैं, वो क्या हैं वो हम देखेंगे। ठीक है, कॉशंस में पहला पॉइंट है वो ये देखें, यहाँ पर हमने डाइल्यूट H2SO4 लिया हुआ है। तो अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये बनता है कि डाइल्यूट H2SO4 की जगह पर हम सांद्र H2SO4 लें तो क्या होगा, सांद्र HCl का इस्तेमाल करें तो क्या होगा, अगर हम HNO3 का इस्तेमाल करें तो क्या होगा। तो खास बात ये कि अगर आप लेबोरेटरी मेथड में जिंक और H2SO4 की क्रिया से H2 गैस बना रहे हैं तो H2SO4 के स्थान पर, तनु H2SO4 के स्थान पर सांद्र H2SO4 या HCl या HNO3 का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो क्यों नहीं करना चाहिए वो देखेंगे। अब देखो, इसमें हम सांद्र H2SO4 या सांद्र HCl या HNO3 इनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। ठीक बेटा, तो क्यों नहीं करना चाहिए वो एक एक करके देखो। जो सांद्र H2SO4 है ये जब जिंक से अपक्रिया करता है तो रिएक्शन तो सेम ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन, लेकिन चूंकि इसका कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है H2SO4 का, तो जो निकलने वाली हाइड्रोजन गैस है ना, हाइड्रोजन गैस, ये सांद्र H2SO4 से फिर से क्रिया कर लेती है। ये सांद्र अवस्था है और ये H2 जो गैस निकल रही है ये इसके साथ फिर से क्रिया कर लेती है। तो अगर आप देखें तो H2SO4 प्लस हाइड्रोजन और बना देगा SO2 प्लस H2O। अब अगर आप चेक करें तो यहाँ पर जो सल्फर डाइऑक्साइड है, देखो यहाँ +6 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, यहाँ +4 होगा, यहाँ 0 है, यहाँ +1 है, तो यहाँ से यहाँ ऑक्सीकरण हो गया। H2 से H2O में क्या हो गया, ऑक्सीकरण, अर्थात ये अपचायक है। तो इस अपक्रिया में अगर आप देखें तो जो निकलने वाली H2 गैस है वो H2SO4 को, H2 गैस H2SO4 को सल्फर डाइऑक्साइड में अपचयित कर देती है। तो अगर हम H2 गैस प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए सांद्र H2SO4 उपयुक्त अभिकर्मक नहीं होगा जिंक के साथ अपक्रिया कराने के लिए, क्योंकि जिंक के साथ जब H2SO4 की रिएक्शन होगी सांद्र की तो निकलने वाला H2 हाइड्रोजन गैस H2SO4 को फिर सल्फर डाइऑक्साइड में अपचयित कर देगा, जिससे हमें H2 गैस प्राप्त नहीं होगी। तो ये इसीलिए सांद्र H2SO4 का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दूसरा हिस्सा देखो, जो सांद्र HCl है उसकी बात हम कर रहे हैं। अब देखो, सांद्र HCl अगर आप लेते हैं तो यहाँ जिंक के साथ सांद्र HCl की रिएक्शन में दो बातें निकल के आती हैं, दो चीज़ें। जैसे जिंक सांद्र HCl के साथ क्रिया करेगा तो बनाएगा ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस। अभी ZnCl2 जो है ये HCl में अविलेय होता है, क्योंकि HCl की मात्रा ज़्यादा है, ये सांद्र है, तो ये जो है वो अविलेय होता है। और ये जब अविलेय होता है तो सांद्र HCl के विलयन में ये ZnCl2 नीचे बैठेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो कम हो जाएगी, अपक्रिया की दर कम हो जाएगी। एक प्रॉब्लम ये आती है। दूसरी प्रॉब्लम सांद्र HCl के साथ ये आती है कि सांद्र HCl में हमेशा HCl का धूम्र निकलता रहता है, HCl का धूम्र निकलता रहता है, और वो जो धूम्र है मतलब फ्यूम निकलता रहता है HCl का, वो फ्यूम प्राप्त H2 गैस के साथ मिश्रित हो जाएगी, जिससे जब H2 गैस जहाँ कलेक्ट होगा उसमें H2 गैस के साथ साथ HCl भी इकट्ठा होगी और HCl जो है H2 की शुद्धता को कम कर देगी, या कह सकते हैं H2 को अशुद्ध बना देगी। तो इसके दो साइड इफ़ेक्ट हैं कि एक तो HCl जब जिंक से क्रिया करता है ZnCl2 और H2 गैस बनता है, ZnCl2 अविलेय होता है, जिसके कारण HCl की जो रिएक्शन की रेट है, क्योंकि अविलेय होगा घुलेगा तो है नहीं, रिएक्शन रेट घट जाएगी। और दूसरा ये कि HCl में से जो HCl का लिक्विड है उससे HCl की फ्यूम निकलती है और वो HCl की फ्यूम H2 गैस के साथ मिश्रित होकर के उसे अशुद्ध बना देती है। क्लियर? अब तीसरा हिस्सा देखो, अगर इसमें हम HNO3 का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसका इस्तेमाल क्यों ना किया जाए। सांद्र HNO3 प्रबल ऑक्सीकारक होता है, ठीक है। तो अगर आप जिंक की क्रिया HNO3 से कराएंगे तो जो जिंक नाइट्रेट ये बना, साथ में ये जो निकलने वाला बहुत एक्टिव हाइड्रोजन होता है तो इसको बोलते हैं हम नवजात हाइड्रोजन। ये नवजात हाइड्रोजन जो है ये नाइट्रिक अम्ल के साथ फिर से क्रिया करता है। ये नवजात हाइड्रोजन नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया करता है। देखो HNO3 प्लस नवजात हाइड्रोजन
और ये बना देता है H2O, ये भी बन जाता है और साथ में ये भी, दोनों पॉसिबिलिटी है। नाइट्रोजन की ढेर सारे ऑक्साइड्स बना देता है और स्वयं जो हाइड्रोजन जो H2 गैस के रूप में प्राप्त होना चाहिए था वो जल के रूप में ऑक्सीकृत हो जाता है। समझ रहे हैं आप? यहाँ पर भी हाइड्रोजन जो है वो औपचायक है किसके लिए? HNO3 के लिए। तो नवजात हाइड्रोजन नाइट्रिक अम्ल को नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड इसमें अपचयित कर देता है और स्वयं जल में ऑक्सीकृत हो जाता है। तो अगर आप इन कारणों से देखें, इन चीज़ों से देखें अगर आप, तो इसीलिए H2 गैस के प्रिपरेशन के लिए डाइल्यूट H2SO4 का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, ना कि सांद्र H2SO4 या सांद्र HCl या सांद्र HNO3, इनका प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। ओके। जो प्योर जिंक होता है, प्योर जिंक, अगर इसकी हम तन H2SO4 के साथ अप्रिया कराएं तो ये स्लो रेट रिएक्शन होती है, मतलब बहुत धीरे धीरे अपक्रिया होती है। यह पर अब धीरे धीरे क्यों होती है? अगर ये कहा जाए धीरे धीरे क्यों होती है, होता ये है कि जब जिंक H2SO4 से क्रिया करता है तो वहाँ तन H2SO4 से क्रिया करता है तो वहाँ पर नवजात हाइड्रोजन निकलती है और वो नवजात हाइड्रोजन जिंक की सतह पर जाकर के चिपक जाती है, जिसके कारण जिंक ऐसा नहीं कि एकदम पूरी तरह से पैसिव हो जाएगा वो लेयर, लेकिन ये है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो स्लो हो जाएगी। तो इस जो प्रॉब्लम है इसको दूर करने के लिए हम उसमें अगर कॉपर सल्फेट या हेक्साक्लोरोप्लेटिनिक एसिड, ये कॉपर सल्फेट या हेक्साक्लोरोप्लेटिनिक एसिड मिला दें तो ये रेट कुछ हद तक स्पीड अप हो जाती है। मतलब जो रेट जो फ़र्क पड़ रहा था जिंक की सतह पर हाइड्रोजन के जमने से, वो रेट अपनी नॉर्मल स्पीड जो जितनी भी दर है उससे कहीं ज़्यादा हो जाती है। क्लियर? तो ये मिला देते हैं हम कॉपर सल्फेट या हेक्साक्लोरोप्लेटिनिक एसिड। और थर्ड जो प्रिकॉशन लेना है, क्योंकि ये अति ज्वलनशील गैस है, स्वयं जल जाती है, इसलिए पूरा का पूरा उपकरण जो है वो वायुरोधी होना चाहिए। तो ये था सिंपल और जनरल लेबोरेटरी मेथड जिससे बड़ी आसानी से हम लैब में हाइड्रोजन गैस का निर्माण कर सकते हैं। अभी जो H2 गैस यहाँ प्राप्त हुई है, ये जो H2 गैस प्राप्त हुई है, ये जल के अधोमुखी अवस्था, जल नीचे वायु ऊपर, जल नीचे वायु ऊपर, तो इसमें ढेर सारी अशुद्धियाँ होती हैं, ढेर सारी अशुद्धियाँ, फॉस्फीन, आर्सिन, सल्फर डाइऑक्साइड, H2S गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, इसके अलावा अन्य अशुद्धियाँ होती। तो उन अशुद्धियों का शोधन, उन अशुद्धियों को दूर कैसे किया जाए जिससे हम ज़्यादा शुद्ध हाइड्रोजन गैस कैसे प्राप्त करेंगे, तो अगला टॉपिक हम इसी के अंतर्गत देखेंगे, H2 गैस का शोधन। ठीक है? गैस प्राप्त हुआ है उसमें ढेर सारी इम्प्योरिटीज़ हैं। इम्प्योरिटीज़ कौन कौन सी हो सकती हैं इसके अंतर्गत? फॉस्फीन हो सकता है, आर्सिन हो सकता है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस हो सकती है, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के कुछ ऑक्साइड्स और साथ में वाटर वेपर्स। तो इनको अगर हम एलिमिनेट कर दें तो हमें प्योर हाइड्रोजन गैस प्राप्त हो जाएगी। तो अब हम करते क्या हैं, तो इस प्रोसेस में हम कई यू आकार की नलियाँ लेते हैं, कई यू ट्यूब्स लेते हैं। ठीक है? यू आकार की नलियाँ लेते हैं, ऐसे यू ट्यूब्स। तो उनको हमने चैम्बर वाइज बना दिया है, इस तरह से नलियाँ लेंगे बेटा। ठीक है? तो यू आकार की नलियाँ हैं, ये सब यू आकार की नलियाँ हैं, इनको हमने चैम्बर वाइज बना रखा है। तो ये फर्स्ट ट्यूब है, सेकंड ट्यूब, थर्ड ट्यूब और फोर्थ ट्यूब। ठीक? और हर ट्यूब में अलग अलग सोल्यूशन हमने फिलअप कर रखे हैं, भर रखा है, जिससे हर ट्यूब में अलग अलग प्रकार की अशुद्धि दूर होती जाएगी। ठीक है? अब यहाँ पर जो इम्प्योर हमारा हाइड्रोजन गैस है, इसको हम इस ट्यूब से पास करेंगे, इसके साथ साथ इस हाइड्रोजन गैस के साथ ये सारी अशुद्धियाँ भी जा रही हैं, फॉस्फीन, आर्सिन, ये सारी अशुद्धियाँ। पहले वाले ट्यूब में सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन भरा गया है, जिस सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में फॉस्फीन और आर्सिन बड़ी आसानी से अवशोषित हो जाएंगे। अब देखो, ये तो भर दिया, हम दिखा तो ऐसे रहे, यहाँ हमने भरा है सिल्वर नाइट्रेट विलयन। अब जब गैस यहाँ से पास करेगी तो वो इस सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से होते हुए ही जाएगी, ये सिल्वर नाइट्रेट की विलयन से होती हुई जाएगी। तो अब इसके अंदर से गैस निकल के बाहर आएगी तो सिल्वर नाइट्रेट फॉस्फीन और आर्सिन को अवशोषित कर लेगा, सिल्वर नाइट्रेट फॉस्फीन और आर्सिन को अवशोषित कर लेगा। तो यहाँ से जो गैस मिलेगी, इस साइड जो गैस मिलेगी वो विदाउट फॉस्फीन और आर्सिन होगी, मतलब H2S होगा, SO2 गैस, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन की ऑक्साइड्स और H2O वाष्प होगा। ठीक है? अब सेम, अब से ये मान लो सेकेंड ट्यूब है, इसमें हमने क्या भर दिया है, इसमें हमने भर दिया लेड एसीटेट। लेड एसीटेट, आपको पता है कि लेड एसीटेट जो है वो बड़ी आसानी से हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को अवशोषित करके लेड सल्फाइड और CH3COOH मतलब एसिटिक एसिड बना लेता है। तो अब
इस गैस को हम दूसरे ट्यूब से जब गुजारेंगे जिसमें लेड एसीटेट भरा है, वहाँ पर क्या होगा, H2S गैस लेड एसीटेट के विलयन के साथ बड़ी आसानी से अवशोषित हो जाएगी। साथ में जो गैस बाहर निकलेगी वो क्या होगी, उसमें सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के ऑक्साइड्स, मतलब ये सब रहेंगे। अब इसको हम तीसरे ट्यूब में, फिर बेटा ये मान लो थर्ड ट्यूब है, इसी यू ट्यूब, अब इसके अंदर क्या भर रहे हैं, इसके अंदर भर दिया हमने KOH का सोल्यूशन। यहाँ क्या भर दिया, KOH का सोल्यूशन। अब KOH का विलयन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, इन सबको अवशोषित कर लेता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके बना लेता है K2CO3, सल्फर डाइऑक्साइड को अवशोषित करके बना लेता है K2SO3, पोटेशियम सल्फाइड, पोटेशियम कार्बोनेट, ऐसे पोटेशियम नाइट्रेट, इन सब के सॉल्ट ये बना लेता है। ठीक है, तो इस KOH के विलयन से गुजरने के पश्चात जो H2 गैस निकलेगी, यहाँ पर जो H2 गैस निकलेगी उसमें सिर्फ और सिर्फ H2O वाष्प होगा और साथ में H2 गैस जो हमें चाहिए था। H2 गैस यहाँ भी है, यहाँ भी H2 गैस है, यहाँ भी H2 गैस है और यहाँ भी H2 गैस है, तो वो तो रहेगा ही। ठीक है, H2 गैस यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। तो इस दशा में जब सारे के सारे ऑक्साइड्स हट जाएंगे, कार्बन, सल्फर, नाइट्रोजन के, अब क्या मिलेगा, हाइड्रोजन का ऑक्साइड, जलवाष्प है यहाँ पर, और H2 गैस। अब उसको हम निर्जलीकृत कर सकते हैं। तो हमने उसके लिए क्या किया, निर्जल फास्फोरस पेंटाऑक्साइड या निर्जल CaCl2, ये निर्जली कारक होते हैं जो कि जलवाष्प को अवशोषित कर लेंगे। अब जब जलवाष्प वहाँ से दूर हट जाएगा तो इसके बाद जो हमें गैस मिलेगी वो होगी शुद्ध हाइड्रोजन गैस, जिसे हम गैस जार में एकत्रित कर लेंगे। क्लियर? तो दिस इज द मेथड फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ इम्प्योर हाइड्रोजन। ये बड़ी आसानी से। अब एक तरीका और है, अगर मान लो ये तो लेबोरेटरी मेथड था, इससे इम्प्योर मिल रहा था, तो इम्प्योर को हमने फिर अलग अलग स्टेप्स के थ्रू या अलग अलग ट्यूब्स या सोल्यूशंस के थ्रू हमने उसको प्यूरिफाई कर लिया। अगर हमें बहुत शुद्ध हाइड्रोजन गैस चाहिए, अति शुद्ध हाइड्रोजन गैस चाहिए, तब क्या करें? देखो, अगर आपको अति शुद्ध हाइड्रोजन गैस बनाना हो, अति शुद्ध हाइड्रोजन गैस के लिए तो बहुत प्योर या अल्ट्रा प्योर H2 गैस बनाना हो तो एक सिंपल है, आप ले लीजिए धातु हाइड्राइड पानी और इसकी रिएक्शन करा दीजिए। अब देखिए होगा क्या, धातु हाइड्राइड है ना, धातु हाइड्राइड में H माइनस होता है, Na प्लस होता है, ये H माइनस Na प्लस। पानी में क्या मिलेगा आपको, पानी में H प्लस OH माइनस मिलेगा, तो H प्लस इस H माइनस के साथ क्या बन जाएगा, H2 गैस के रूप में, और ये OH माइनस वाला हिस्सा Na प्लस रिएक्शन करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा। तो इससे आपको शुद्ध H2 गैस या कह सकते हैं अति शुद्ध H2 गैस प्राप्त हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप मैग्नीशियम को H2SO4 से रिएक्शन करा दीजिए तो मैग्नीशियम सल्फेट के साथ साथ H2 गैस, तो वहाँ से भी आपको हाइड्रोजन गैस शुद्ध अवस्था में प्राप्त हो जाएगी। क्लियर? इसके अलावा एक और तरीका है, आप एल्युमिनियम ले लीजिए और क्षार ले लीजिए। अब आप चाहे KOH ले लो चाहे NaOH, इसके विलयन से क्रिया करा दो तो ये पोटेशियम मेटा एल्यूमिनेट अलग हो जाएगा और साथ में H2 गैस, पोटेशियम मेटा एल्यूमिनेट, या सोडियम ले लेंगे तो सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। तो ये जो तरीका है ये अति शुद्ध H2 गैस बनाने का तरीका है। मतलब इन विधियों का प्रयोग करके हम शुद्ध H2 गैस वन शॉट एक ही तरीके से बना सकते हैं। मतलब आपको प्योर करने की जरूरत नहीं है। ये जो मेथड था वो इम्प्योर हाइड्रोजन गैस था लेबोरेटरी का। लेबोरेटरी मेथड जो प्राप्त हुआ हाइड्रोजन गैस है वो इम्प्योर था, उसको हमने शोधित कर लिया इस तरीके से। ठीक है, तो दिस इज अबाउट टू लेबोरेटरी मेथड ऑफ हाइड्रोजन गैस। अगला जो पार्ट होगा बेटा वो इंडस्ट्रियल मेथड होगा, जिसमें बॉश प्रक्रम और लेन प्रक्रम की हम बारे में बात करें डिटेल में। तो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।